6 साल से अभी तक 2,000 रुपये ही पेंशन मिलती है, ना उसमें 1 रुपया घटा ना बढ़ा। तो बताइए 2,000 में पति पत्नी का जीवन यापन कैसे चलेगा? परिवहन निगम की सेवा करी और अब 1,500 रुपये में मेरा 3,200 रुपये मेरी दवाइयों का खर्चा है। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। आप भी हार्ट की? जी, और हर महीने दवाइयों का पैसा बढ़ जाता है, लेकिन पेंशन हमारी वहीं की वहीं ठहरी हुई है। सर हमारे लिए तो हम सरकारी ठप्पा लगा हुआ है ना हमारे ऊपर, तो हमारी तो सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं। हम जहाँ भी कुछ कहते हैं वहाँ पे कहते हैं आप तो सरकारी नौकरी किए हुए, आपको कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए भाई तुम कहाँ न्याय कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। भाई अपने साथ तो आप जो मेज थपथपा लेते हो, जैसे ही वेतन अपना वेतन विपक्ष वाले भी एक हो जाते हैं। 1 मिनट में विपक्ष वाला कोई विरोध नहीं करता। तो जब पीएफ ऑफिस घाटे में है और हमारी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा, नहीं मिनिमम पेंशन दे पा रहा, तो उसको भी ताला बंद कर दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। इस रिपोर्ट में हम एक ऐसा मुद्दा आपके बीच लेकर आ रहे हैं जिसमें पूरी उम्र सेवा करने के बाद, यानी सरकार की सेवा करने के बाद, जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद अपना जीवन जीता है, यानी बुढ़ापे का समय होता है, बुजुर्ग अवस्था होती है और कई बार परिवार से भी उतना सक्षम नहीं होते, तो उनके सामने जो आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, यानी जीवन यापन करने के लिए जो उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, वो किस लेवल पे है और उसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में जो उनको पेंशन दी जा रही है सरकार की तरफ से, वो एक बहुत ही शर्मनाक है, यानी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर कह सकते हैं। आप सीधे तौर पे कहें तो 1,000 रुपये, महज 1,000 रुपये में आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या किसी बुजुर्ग दंपत्ति का, यानी पति और पत्नी, किसी बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी पत्नी का गुजारा संभव है? क्या वो इस 1,000 रुपये में 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं? और क्या इस 1,000 रुपये मासिक पेंशन में वो अपना कोई बीमारी होती है या कोई दुख दर्द होता है तो उसका या कहीं आने जाने का खर्च वहन कर सकते हैं? तो हमारे पीछे जो ये मौजूद हैं, ये वही सैनिक हैं या वही सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो विभिन्न सेवा क्षेत्रों में अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय देके आज घर पर बैठे हैं। एक ऐसी अवस्था है कि उन्हें उम्मीद है कि कम से कम बच्चों से ना मांगना पड़े, क्योंकि कई बार अपने बच्चों से मांगने में शर्म भी आती है और कई बार कुछ ऐसे पारिवारिक हालात भी होते हैं कि वहाँ पर ले पाना संभव नहीं होता। लेकिन अगर सरकार उनको एक सम्मानजनक पेंशन दे दे तो कम से कम वो अपना आगे की जो जिंदगी है शांति और प्रेम के साथ उसको बिता सकते हैं। सर, आपका परिचय क्या? मैं AK सिंह, मैं जिलाध्यक्ष हूँ EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति बिजनौर का और मीडिया प्रभारी हूँ उत्तर प्रदेश का, इस संगठन का। यह पहले मैं बता दूं कि EPS 95 क्या है। यह EPS 95 इम्प्लाइज पेंशन स्कीम 1995 में लागू हुई थी और उस समय जब लागू हुई थी तो विकल्प फार्म भराया गया था और EPS 95 के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र रजावत जी, हेमा मालिनी जी सांसद के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की मांग जेन्युइन है, हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुई। ये कितने समय पहली बात है? यह 2020 मार्च 21 को जो है उनसे संपर्क किया गया था और 2021 में सितंबर महीने में प्रधानमंत्री जी से संपर्क हुआ था। हेमा मालिनी जी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने संपर्क किया, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी आज तक उस पर कोई अमली जामा नहीं पाया। 5 साल पूरे बीत चुके, 5 साल पूरे बीत चुके और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों की मांग यह है कि 15,000 रुपया सीलिंग है इस समय, जिसका 8.33 1250 रुपया पेंशन मद में जमा होता है, तो हमको कम से कम 15,000 का 7,500 रुपया न्यूनतम पेंशन दिया जाए। अच्छा, अगर पर्टिकुलर आपकी केस की बात करें, आप किस क्षेत्र में काम कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, और जब ज्वाइनिंग हुई थी तब कितना वेतन मिलता था और जब सेवानिवृत्त हुए रिटायरमेंट के समय कितना मिला वेतन और उसका कितना में आपको पेंशन मिलना चाहिए था? मैंने सर्विस 24 जून 1980 को यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन नंदगंज गाजीपुर में ज्वाइन किया था और आज की डेट में कम से कम 200 पर डे ऑल ओवर इंडिया हमारे कर्मचारी जो पेंशन योजना 95 के पेंशनर्स हैं वो मर रहे हैं और ये पेंशन हमारी नहीं बढ़ा रहे हैं। यह पेंशन कहाँ कहाँ लागू है? सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी निगम हैं, जितने निजी क्षेत्र हैं, जितने कल कारखाने हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं,
उन सब में यह लागू है। मीडिया कर्मियों पर लागू है, निजी क्षेत्र के स्कूलों में लागू है। और हम लोग 40 साल 35 साल तक अपने श्रम से सींच करके राष्ट्र के विकास में योगदान करते हैं और अपना योगदान देने के बाद भी हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही है। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हमारा 9, 10, 11 को कल परसों नरसों जंतर मंतर पर बहुत राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। इसी पेंशन को बढ़ाने के लिए पूरे 27 प्रांतों से लोग वहां पर आ रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि आप जो है हमारी पेंशन 7,500 रुपया कम से कम किया जाए और प्लस डीए दिया जाए और प्लस आपका जो है पति पत्नी को आयुष्मान कार्ड जारी करके उनको 5 लाख मुफ्त सुविधा की इलाज की सुविधा। हाँ, मेडिकल सुविधा दिया जाए। और जो इसका मेंबर नहीं बने हैं उनको जो है 5,000 रुपया कम से कम दिया जाए। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और रिटायर हो जाते हैं उनको नहीं कोई पूछ रहा है। सेवानिवृत्त के समय अभी आपने बताया कि जब आप सेवानिवृत्त हुए उस समय आपका वेतन 45,000 था। आप ये भी कह रहे हैं कि 8.33 यानी वेतन का 8.33% भाग अंशदान आपकी वेतन में से पेंशन स्कीम में गया है, ईपीएस में गया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अगर आपने कई साल सेवा की है तो एक बहुत बड़ी अमाउंट सरकार के खाते में जमा हुई है और आपको पेंशन मिल रही है महज 1,000 रुपए। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है एक तरह से। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। यही हम लोगों ने मांग रखा था, जितने भी ये ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, कि हमने जो पैसा जमा किया है यदि यही पैसा हम आरडी पोस्ट ऑफिस में खोल करके जमा करते तो आज की डेट में 15 लाख रुपया हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके हो जाता। और उस 15 लाख रुपए को हम MIS में जमा कर देते तो हमको कम से कम 10,000 रुपया पेंशन स्वतः मिलती बिना किसी हर्रे फिर वो ब्याज के रूप में आराम ब्याज के रूप में मिलता रहता। और यहाँ हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हमसे पैसा लिया जा रहा है, तब भी हमको पेंशन नहीं दी जा रही है और रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। जितना जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, चाहे वो MP MLA की देखिए 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तब भी इन लोगों को 1-1, 1.5 हजार, 3-3 हजार रुपया पेंशन दिया जा रहा है बिना कंट्रीब्यूशन के। और हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तब भी हमको पेंशन नहीं दिया जा रहा है। मतलब ये हमारे ही वेतन का पैसा सरकार को जा रहा है और वही हमें नहीं मिल रहा है। तो यदि सरकार हमारी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपया नहीं करती है तो हमारा पैसा जो है वो वापस कर दिया जाए। हम लोग तो ये मांग करेंगे और कि हमारे पैसे से ही पेंशन तुम नहीं दे पा रहे हो तो हमारा पैसा हमको वापस कर दिया जाए। जो PF ऑफिस मेरठ है या जितने भी EPFO ऑफिस हैं उसमें जो कर्मचारी हैं वो 50,000 रुपया पेंशन ले रहे हैं, 1-1 लाख वेतन ले रहे हैं। हमारा ही अंशदान जमा है 9 लाख करोड़ रुपया कॉर्पस फंड में पड़ा हुआ है, उसके ब्याज से हमारा पेंशन मिल सकता है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। 9 लाख करोड़ रुपया कॉर्पस फंड में पड़ा हुआ है। अनक्लेम्ड अमाउंट कितने? कॉर्पस फंड क्या होता है? कॉर्पस फंड होता है कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट है, उस पे किसी का हक नहीं है। हाँ, मतलब वो पैसा जमा हुआ, कितने लोगों का PF कटा, 1 महीना नौकरी किए, 15 दिन नौकरी किए, चले गए, उन्होंने क्लेम नहीं किया, वो पेंशन स्कीम से बाहर थे लेकिन उनका पैसा जमा हुआ और पैसा न उनको रिफंड हुआ न उसको पेंशनर के उपयोग में लाया गया। और कॉर्पस फंड जो पड़ा हुआ है उनके पास आज की डेट में करीब 9 करोड़ EPS 95 के कर्मचारी हैं। 9 करोड़ लोग अंशदान PF में जमा कर रहे हैं और पेंशन में जमा कर रहे हैं आज की डेट में, जिसमें कि 78 लाख लोग रिटायर हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया। जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं जिनको मैंने बताया आपको भी पहले, उनके कर्मचारी, और इतने लोग आज पैसा जमा कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जो आज की डेट में 9 करोड़ लोग जमा कर रहे हैं, उन्हीं का अरबों रुपया प्रति माह जमा हो रहा, उसका ब्याज निकाल लीजिए तो कितना पैसा हो गया। तो इस पैसे से अपना तो लाभ ले रहे हैं लोग, लेकिन हम कर्मचारियों का कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने उठाई है और बहुत शर्मनाक है सरकार के लिए कि जो कर्मचारी अपने वेतन का 8.33% यानी कि अगर किसी को 20,000 मिल रहा है या 40,000 मिल रहा है तो उसका 8.33% भाग वेतन में से पहले ही कटौती हो जाती है और वो सरकार के खाते में जमा हो जाता है, यानी EPS स्कीम में खाते में चला जाता है। तो ये पैसा जो इसलिए काटा जा रहा है कि जब कर्मचारी अपनी सेवा पूरी कर लेगा
60 साल की आयु पूरी होने के बाद जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उनको प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन पेंशन के रूप में दिया क्या जा रहा है, एक तरह से झुंझुने के रूप में, यानी महज 1000 रुपये दिया जा रहा है। क्या 1000 रुपये में गुजारा हो पाएगा, ये सोचनीय सवाल है। लेकिन सरकार को इस पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? क्या सरकार ने इसीलिए ये व्यवस्था की है कि कर्मचारियों का वेतन लेके जमा कर लिया जाए और उनको बाद में एक तरह से झुंझुना थमा दिया जाए? ये जैसे अभी आपने बताया AK सिंह जी ने कि 9 लाख करोड़ रुपया ऐसा है जो उसमें जमा है, और 9 कितने कर्मचारी के कितने आपने बताए जो अभी उसमें जमा कर रहे हैं? 9 करोड़ 9 करोड़ कर्मचारी India। ऑल ओवर इंडिया 9 करोड़ कर्मचारी अभी भी ऐसे हैं जिनके वेतन में से हर माह 8.33% की कटौती होकर EPS खाते में जमा हो रही है। तो आप लगा सकते हैं कितना अरबों खरबों रुपया सरकार के पास जा रहा है, लेकिन गुजारा करने के लिए आप सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महज 1000 रुपये दिए जा रहा है न्यूनतम के नाम पर। लेकिन आप सबकी मांग है कि उसको 1000 नहीं, कम से कम 7500 रुपये तो कर दिया जाए। तो ये आपने अपनी समस्याएं रखी, और भी यहाँ पर कई ऐसे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने समय का अपने जीवन का बहुत बड़ा समय इन्होंने अपने सेवा में बिताया है। आपसे बात करेंगे। आप सर शुभ नाम और किस सेवा में आपने अपना समय बिताया है, अपने एक श्रम किया है? नमस्कार। राष्ट्रीय पंचायत का बहुत बहुत आभार जो हमारी बात को आप आगे पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिमल चंदोला मोहित पेपर मिल बिजनौर में मैनेजर के पद पे कार्यरत हूँ, और हमारे यहाँ अभी ये पेंशन योजना लागू है। तो हम लोगों का भी वर्ग श्रमिकों का कई कर्मचारी हमारे यहाँ जो रिटायर हुए हैं, किसी को 2000 रुपये पेंशन, किसी को 3000, जिनकी सर्विस बहुत ज़्यादा हुई है। तो कि मैक्सिमम पेंशन किसी को मिल रहा है तो 4000 रुपये मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है बहुत ज़्यादा जी। तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या है। अभी आप सेवा में हैं? अभी मैं सेवा में हूँ। अभी 2 साल बाद हम मेरे को ये सेवा 58 साल में रिटायर। लेकिन आपको भी चिंता है, इसलिए आज इस मीटिंग में, इस मंच पे आप बैठे हैं। ये आगे 58 साल के बाद जब रिटायरमेंट होंगे तो अगर मैक्सिमम पेंशन 2-3 हजार भी मिलती है तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। जी। मतलब आजकल इतनी महंगाई है। कितना समय है सेवानिवृत्त होने में? सेवा में 2 साल भी हो रहे हैं, 28 साल में होगा हमारा। लेकिन इसमें वेतन जो है, वेतन के 2 पार्ट हैं कि बेसिक पे ही हमारा कंट्रीब्यूशन जमा होता है। टोटल पे नहीं, बेसिक पे का 8.33%, 8.33। जी। तो ये आपका वो है कि आपका भले ही ग्रॉस सैलरी 70,000 हो, लेकिन आपका जो बेसिक सैलरी है उसका 8.33% जो उसमें जा रहा है वो भी एक बड़ी अमाउंट होती है। अभी के जो हालात हैं उनको देख के लग रहा है, उनको डर सता रहा है, उनको चिंता लग रही है कि मुझको भी वही 1 या 2000 पेंशन मिलने वाली है। तो शायद अभी से वो भी इस मंच में जुड़ गए हैं, इस संघर्ष में शामिल हो गए हैं कि कम से कम अगर ये संघर्ष सफल हुआ तो हमारे जो एक जीवन यापन करने की जो एक मांग है कि कम से कम 1000 में कुछ नहीं हो रहा, कि 7.5 या 10,000 हो जाए, तो उस संघर्ष को सफल कराने के लिए आप सेवानिवृत्त होते हुए भी इस संघर्ष में शामिल हुए हैं। धन्यवाद आप बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। आप सर आपसे बात करना चाहेंगे, आप किस सेवा में रहे? मैं शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिशुपाल सिंह है। मैं यूपी स्टेट एग्रो कारपोरेशन में था ड्राइवर की पोस्ट पे जी। तो 6 साल हो गए मुझे रिटायर हुए। तो 6 साल से अभी तक 2000 रुपये ही पेंशन मिलती है, ना उसमें 1 रुपया घटा ना बढ़ा। तो बताइए 2000 में पति पत्नी का जीवन यापन कैसे चलेगा? दूध है आज के ज़माने, मोबाइल है, चाय। जिस उम्र में लोग जो है रिटायरमेंट का आनंद ले रहे होते हैं 65-70 साल में, आज हमें मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही, तो जीवन यापन चल रहा है। मतलब 2000 पेंशन मिल रही है, 2000 में तो ये है कि राशन भी नहीं आ पाएगा। नहीं आएगा, फिर बीमारियां हैं, ये है, कपड़े हैं, लत्ते, दुनिया भर की चीजें। सरकार का नारा है सबका विकास सबका साथ। सबका साथ तो ले रही, विकास कहाँ कर रही? वो विकास तो कर ही नहीं रही। सबका साथ ले रही है लेकिन सबका साथ नहीं दे रही। हाँ, कुछ हैं लोग, देखिए छोटे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी 60-60 हजार पेंशन, 55,000 और 45 से तो कम है ही नहीं उनका पेंशन। हाँ, यहाँ 1500, 1000, 1200 या बहुत अंशदान आपने भी उतना ही। हाँ, उतना ही दिया। और मैं ड्राइवर की पोस्ट पे तो 12-12 घंटे ड्यूटी की, 12-12 घंटे तक के 14 घंटे भी हो जाते थे, लेकिन उसके पेंशन के नाम पे आज 2000 रुपये मिलते हैं।
अब ये तो हम लोग हैं कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, हम ही लोग जानते हैं अपना। हम भी चाहते हैं सरकार से जो 10,000 तक की 12,500 की पेंशन हो कम से कम मिनिमम, तो जीवन यापन थोड़ा सही चले और अपने बच्चों पे अभी से आज इतने ज़्यादा बोझ ना बने, आश्रित ना रहें और ठीक से गुजारा हो। और भी हमारे यहाँ साथ में मौजूद हैं इस मंच पर, इस स्थल पर जहाँ आपकी जो कि एक योजना बना रहे हैं कि अभी 9, 10 या 11 को जो इनका दिल्ली में जंतर मंतर पर जो जन आंदोलन होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए आप लोग सब यहाँ इकट्ठा है कि हम लोग बिजनौर से कैसी अपनी प्लानिंग करके वहाँ पहुँचेंगे ताकि हमारा ये पेंशन को लेके जो संघर्ष चल रहा है ये सफल हो पाए। आप सब आपका शुभ नाम क्या है और किस क्षेत्र में आप रहे हैं? मुझे ओम प्रकाश सिंह राणा कहते हैं और मैं मारुति उद्योग लिमिटेड जॉइंट में काम करता था। 2017 में मेरा रिटायर हुआ है वहाँ से जी। तो उस समय जो सैलरी थी हमारी, तो टोटल ग्रोथ देखा जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अलाउंस इतने लगा दिए गए थे। 95 के बाद में अलाउंस बना दिए गए थे। बेसिक सैलरी इतनी कम कर दी थी कि आदमी कुछ अगर रिटायर हो तो कुछ लेके ना जाए घर पे, बहुत ज्यादा अलाउंस कर दिए गए, पेंशन ज्यादा ना देनी पड़े, पेंशन ज्यादा ना देनी पड़े। उसके बावजूद भी अब समस्या ये आ गई, तो इसमें अब आज की पोजीशन ये होगी कि हम लोग एक तरह से फैमिली पे डिपेंड हो गए, बच्चों पे डिपेंड है। क्यों आप बताइए कि 1936 रुपये मुझे पेंशन मिलती है, मैं उसमें क्या करूंगा? मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो 2,000 रुपये तो मेरी दवाई की भी पूर्ति नहीं होती। बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद डॉक्टर की फीस, चेकअप और खाना, कपड़ा, चाय पानी, तो एक तरह से हम 100% जो है अपने बच्चों पे आश्रित हो गए हैं। और बच्चों के भी अपने खर्चे हैं, उनको भी अपने परिवार पालना है। बच्चों के अपने खर्चे हैं, उनके बच्चे बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके अपने ही खर्चे हैं, रहना सहना है, फिर ये महंगाई है समाज में। तो इस हिसाब को देखा जाए तो गवर्नमेंट हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही है। कई बार कुछ जरूरतें होती है, वो पैसा बच्चे दे पाते हैं, कई बार नहीं दे पाते, तो बहुत बड़ी दिक्कत होती। सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम कह रहे हैं सबका विकास नहीं है, कुछ ही लोगों का विकास है। एक विधायक जो है वो 4 बार विधायक बनता है, उसे 4 पेंशन मिल जाती हैं। एक MP सांसद जो 4 बार MP हो जाता है तो 4 पेंशन मिल जाती हैं। अरे हम तो एक ही मांग रहे हैं भाई, जो तुमने कमेंटमेंट किया हमें तो वही दे दो, हम ज्यादा नहीं मांगते। और वो पैसा भी अपना ही कंट्रीब्यूशन है, हमारा पैसा उनका कुछ कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। दूसरी चीज, जो उस समय जब हम रिटायर हुए हैं, इन्होंने जो कैलकुलेशन करके हमें पेंशन दी है, तो कम से कम सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं, बेल्ट वाले जो एम्प्लॉय हैं, उनकी DA लग के हर 4-5 साल में उनकी पेंशन बढ़ जाती है। हमें कम से कम जो पैसा हमारा पड़ा हुआ, उसमें जो बेनिफिट बनता है हमारा, उसी बेनिफिट को लगा कर अगर हमें दे दिया जाए तो भी हमारी पेंशन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। एक सर, आप जब 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे, उस समय बेसिक क्या थी? बेसिक मेरी करीब 40,000 समथिंग थी। तो ये समस्या आप की है और भी आगे कई यहाँ पर EPS 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी यहाँ लोग संघर्ष कर रहे हैं। मंच पे हमारे साथ इस मंच पर एक मौजूद है, एक नारी शक्ति भी मौजूद है। बात करेंगे कि उन्होंने अपनी सेवा किस क्षेत्र में की है और अब उनके साथ क्या हो रहा है, क्या बीत रही है। जी, आपका शुभ नाम क्या मैम? मेरा नाम सुधा शर्मा, मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से 2019 में रिटायर हूँ। मैंने पूरे जीवन 22 साल इसमें अपना सेवा करी है परिवहन निगम की, लेकिन मुझे केवल सिर्फ 1,500 रुपये मात्र पेंशन मिल रही है। और उस 1,500 रुपये में मैं क्या करूँ? पूरे जीवन बच्चों की मैंने सेवा करी, परिवहन निगम की सेवा करी, और अब 1,500 रुपये में मेरा 3,200 रुपये मेरी दवाइयों का खर्चा है। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ। हार्ट की? जी, और हर महीने दवाइयों का पैसा बढ़ जाता है, लेकिन पेंशन हमारी वहीं की वहीं ठहरी हुई है। अब बच्चों से कितना मांगे? क्या सरकार की तरफ से जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना चली, ये आपका लाभान्वित हो रही है? कुछ भी नहीं है हमारे लिए। सरकारी नौकरी के नाम पे सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। क्योंकि सुनने में आया है कि ये आयुष्मान कार्ड जो बना है, ये भी उन लोगों के लिए जो मिडिल है या बहुत गरीब है, तो आपको सैलरी में होते हुए, वेतन में होते आपको ये भी नहीं मिला होगा। सर, हमारे लिए तो हम सरकारी ठप्पा लगा हुआ है ना हमारे ऊपर, तो हमारी तो सारी सुविधाएं खत्म कर दी गई हैं। हम जहाँ भी कुछ कहते हैं वहाँ पे
कहते हैं आप तो सरकारी नौकरी किए हुए, आपको कुछ सुविधा नहीं मिलेगी। तो हम क्या करें, अपने बच्चों के आगे कब तक हम हाथ फैलाएं, क्या करें, हम बहुत परेशान हैं इस चक्कर में। 1500 रुपए में हम अपना चाय पानी दवाई भी कुछ नहीं कर सकते, और हर चीज में बच्चों के आगे हो तो कब तक बच्चों पे आश्रित आपका रहेंगे। कितना बेसिक रहा होगा सेवानिवृत्त के? मेरा 40 से 42 हजार था, और बेसिक? जी, और मुझे 1500 रुपए पेंशन मिल रही है, बताइए उसमें क्या कर सकते हैं। तो 40,000 42,000 का अगर 8.33% आप इनका भी लगा लीजिए, उस 42 का जो 8.33% सरकार ने इनसे कटौती करके अपने ईपीएस अकाउंट में जमा किया है, तो उसी 8.33 में जो अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट जमा हुई है, इसी को महीने के रूप में आपको रिफंड कर दें। और अगर उसको अगर ब्याज कहीं ये आरडी डालते हैं, कोई डाक खाने में जमा करते हैं, किसी एफडी में जमा करते हैं, तो वो भी आज डबल होके या उस पर भी ब्याज पे ब्याज लग के इतना तो कम से कम बन जाता कि 5-6 हजार रुपए आपको आराम से मिलते रहते मंथली। सबसे पहली जरूरत इंसान का स्वास्थ्य और रोटी है। बिल्कुल। जब हमें वो ही नहीं मिल पा रहा है तो हम जीवन कैसे यापन करेंगे। जी। हम तो जिंदा रहने के लायक ही नहीं रहेंगे अगर हमें रोटी और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। डॉक्टरों के पास जाते हैं, हर महीने उनकी फीस बढ़ जाती है, दवाइयों के चार्जेस बढ़ जाते हैं, सारे टेस्ट बढ़ जाते हैं, हमें तो इतनी सी सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। तो हम क्या करें, हम मेडिकल सुविधा कुछ नहीं, और कोई सुविधा नहीं है नहीं, सर, और कोई पेंशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। महज 1500 रुपए 7 साल से वही 1500 रुपए मिल रहे हैं, हम उसमें क्या करें, कैसे अपना जीवन चलाएं। बच्चों के अपने निजी खर्चे बहुत हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो अपनी पढ़ाई करें, बच्चों पे ध्यान दें, या वो माँ को देखें। सिर पे आदमी पति नहीं है, हम किससे अपनी बात के, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम तो चारों तरफ से बेकार हो गए। सारी उम्र हमने सेवा में निकाल दी। पहले सारा उम्र, ज्यादातर उम्र का ज्यादा भाग दे दिया सेवा में, सरकार को दे दिया, निगम के सेवा में निकाल दिया सारा जीवन हमने, और अब हम खाली बैठे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब बताइए क्या अब करें। सरकार कुछ सोचने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब ये होता है। आपका सुधा शर्मा जी का अपना दुख दर्द है इस पेंशन स्कीम को लेके, और भी 2-3 साथी और बचे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से रिटायर्ड इंस्पेक्टर के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ, और मेरी इस समय पेंशन जो है 3707 रुपये है जो बनी है जी। और इस महंगाई के दौर में 3707 रुपये में आप भी समझ रहे होंगे क्या हो। क्या होगा अगर- बुजुर्ग दंपति का? अगर डीएपीए भी बढ़ता रहता तो हो सके वो बढ़ती रहती, मतलब ये सारा डीएपी ये सारे मिला के 3700 मिल रहा वो एक है, ये फिक्स रहता है। एक फिक्स कर दिया 3707 रुपये, पूरी उम्र वही मिल रही है, ना घटना बढ़ना कुछ इसमें कोई डीए नहीं, बस फिक्स है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात चैनल पर पहुंचाने के लिए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम सरकार की जो कानों में वो रुई ठुसी हुई है वो निकाल कर अपना हमारी बातों पर ध्यान दें। एक साथी और हमारे अभी बचे हैं यहाँ पर, एक और रह गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। आप भी इस मीटिंग में, इस चर्चा में शामिल हुए हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं जन आंदोलन, जो अभी 9, 10, 11 3 दिन का वो रहेगा वहाँ पर दिल्ली जंतर मंतर में, उसी की आप लोगों ने यहाँ बैठ के एक चर्चा की है, सब लोग जो यहाँ पर जमा है। और हमें भी इसीलिए बुलाया गया था कि हम उनकी मांग को उठाएं, उनकी समस्या को रखें, ताकि सरकार तक ये उनकी समस्या पहुंचे, उनकी मांग पहुंचे, और उनकी समस्या का, उनके संघर्ष का जो आधार है वो सही है या गलत है, सरकार को ये समझ में आए। सरकार ये समझे कि ये जो बात कर रहे हैं, ये जो अपनी मुद्दा उठा रहे हैं, ये वास्तव में जायज़ है या नहीं। क्योंकि कई बार सरकार को जो मैसेज पहुंचते हैं या उन नेताओं या मंत्रियों तक तो बातें पहुंचती हैं, उनमें बहुत फेरबदल हो जाता है, बदला मांग कुछ होती है, समस्या कुछ होती है, और वहाँ समझाया कुछ और जाता है, और शायद इसीलिए सरकार कई बार सही निर्णय नहीं ले पाती है। लेकिन इस खबर के माध्यम से, इस कवरेज के माध्यम से आप लोग भी और हम लोग भी ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को इनकी, यानी जो पेंशन है, ईपीएस 95 जो समिति है, ये संघर्ष कर रही है अपनी पेंशन के लिए, उनकी सही और जायज मांग क्या है। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रामपाल सिंह अहलावत है और मैं यूपी स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 2015 में रिटायर हुआ हूँ। और 2015 में जो मेरी पेंशन फिक्स हुई थी 2298 रुपये, आप समझ लें 11 वर्ष हो गए, आज भी 2298 ही है। 2011 में? जी नहीं, 15 में, 2015 में 11 वर्ष हो गए। 11 वर्ष हो गए, 2015 से लेके अब तक वही फिक्स पेंशन मिल 2298 रुपये पेंशन मिल रही है। अब आप समझ लें।
अब आप समझ ले 2298 रुपए में मेरी पत्नी, चलो टीचर थी, उनको पेंशन अच्छी मिल रही है, नहीं तो हम तो बेकार हो जाते। अब अगर हम अपने स्वास्थ्य की बात करें तो किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1 मिनट में वो 2298 रुपए तो गए, एक झटके में चले जाते हैं। तो फिर क्या रखा है? मिनिमम भी अगर देखा जाए तो 10,000 भी कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम उससे एक ये तो रहेगा कि हाँ 10,000 आ रहे हैं, कुछ तो आ रहे हैं। कुछ तो आ रहा अब हमारी जो मांग है कितने सालों से चली आ रही है, 7,500 प्लस दिए, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। लोगों को जो यही जैसा हमारे सिंह साहब ने बताया कि एक एमएलए बन जाए, एक एमपी बन जाए, वही आदमी 3 जगह से अगर रिटायर हो जाता है, 3 बार बन जाए, 3 बार बन जाए 4 तो बार बन 3 पेंशन मिल जाती हैं। वो जितनी बार बनेंगे ये उतनी सरासर अन्याय है। गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए भाई तुम कहाँ न्याय कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो। भाई अपने साथ तो आप जो मेज थपथपा लेते हो, जैसे ही वेतन बढ़ता अपना है, वेतन बढ़ाते विपक्ष वाले भी एक हो जाते हैं, 1 मिनट में विपक्ष वाला कोई विरोध नहीं करता। जैसे ही पेंशन बढ़ाने की बात होगी तो विपक्ष वालों के मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो भी फटाफट पेंशन है, भत्ता है, सैलरी अपना बढ़ाना है, अपना बढ़ाना है तो 5 मिनट नहीं लगती। अगले दिन उनको एरियर मिल जाता है, फटाफट मेज तपतपाई, उन्होंने एरियर भी ले लिया, सारे काम कर लिए, कुछ नहीं 5 मिनट में उनके सारे काम हो जाते हैं। और दूसरे जो लोग बूढ़े मर रहे हैं, अब ये हमारा धरना, मैं पहले भी दिल्ली भी गया था, पहले जो धरना हुआ था जी कितने लोग परेशान थे, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं देख के भी ताजुब कर गया, बंगाल से, कर्नाटक से, सारे पूरे हिंदुस्तान से लोग आए थे जिनसे चला भी नहीं जा रहा था। वो इसी उम्मीद में कि कम से कम हमारा बुढ़ापा सुधर जाए, हमारा सुधर जाए, मगर गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया उस समय भी। बल्कि कब की बात बता रहे हैं? 2000 इसी मतलब तो 25 की बात है। हाँ जी 25 में, हाँ। 25 में वहाँ रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, तब हम लोग वहां भी गए थे, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये कि जैसे कहती है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये चीजें हम सुनते सुनते 10 साल हो गए कि कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप ही का काम हो रहा है। ये जो हमारे श्रम मंत्री जी हैं वो कहते हैं आप ही का काम हो रहा है, मगर होता कुछ है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था, जैसा कि बताया कि माननीय हेमा मालिनी जी उनके साथ लेके गई थी हमारे अशोक राउत जी को, और कमांडर अशोक राउत जी थे और राजावत जी थे, सबके साथ में प्रधानमंत्री जी ने बात की थी, मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था हम आपका काम कर रहे हैं, आपकी मांग जो है जायज है, मगर उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। क्या उसके बाद कोई बाद में मिलने का प्रयास किया कि आपने जो उस समय हमारे साथ मुलाकात की, कई बार हमारे जो कमांडर अशोक राउत जी हैं और जो हमारा सेंटर का वो है डेलीगेशन है, वो कई बार श्रम मंत्री जी से भी मिला है, और सबने जितनी बार भी मिला है सबने यही कहा है कि आपका ही काम हो रहा है, मगर आज तक हुआ कुछ नहीं है। मतलब लगभग 5-6 साल से हाँ जी यही चल रहा है, और आज तक कुछ नहीं हो पाया। सब झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। वादा करके सरकार मुकर 200 लोग हमारे पेंशनर ऊपर जा रहे हैं, इसी उसमें आस में जी रहे हैं लोग कि भाई आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। कुछ लोग संघर्ष के दौरान ही अपना जीवन हाँ जी चले दम तोड़ देते हैं, चले गए। तो ये समस्या, ये दर्द, ये पीड़ा आप सभी सेवानिवृत्त सैनिकों की जो भिन्न भिन्न सेवा विभागों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे चुके हैं, लेकिन अब उनका जो अवशेष जीवन है, जो आगे का जीवन उनका बचा है, कोई 75 साल की उम्र में है, कोई 65 साल की आयु के हैं, और कोई 70 साल की आयु में, लेकिन आज की डेट में उनको जो पेंशन मिल रही है, आप सब लोग मौजूद हैं, और आप तो बिजनौर का एक जो यहाँ पर जो समिति है, जो संघर्ष समिति है, उन सब का प्रतिनिधि, उसका प्रतिनिधि कर रहे हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और साथ ही आपका जो ये इस संगठन का यानी पेंशन स्कीम को लेकर अभी जो 9, 10, 11 3 दिवसीय जो जन आंदोलन दिल्ली में होने वाला है, धरना प्रदर्शन, उसकी प्लानिंग के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, अपनी बात रखी। हम लोगों को भी इसीलिए बुलाया गया ताकि इस कवरेज के माध्यम से सरकार को उनकी समस्या सही से समझ जाए, सही से पहुँच जाए, क्योंकि कई बार कुछ उलट पुलट हो जाता है, सरकार या तो समझती नहीं है या समझना नहीं चाहती, या उसको गलत अवगत कराया जाता है कि मामला क्या है वास्तव में। सर बात करना चाहेंगे, अभी ये पूरा कंक्लूजन कर लेते हैं इस विषय में। अभी जो सरकार, आपको क्या लगता है कि ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ये भेदभाव हो रहा है, जबकि आप लोग भी उतना ही अंश जमा कर रहे हैं,
ईपीएस अकाउंट में जितना कि राज्य सरकार कर्मचारी करते हैं, उनको पेंशन जो मिलती है वो सही मिल रही है पुरानी पेंशन स्कीम के हिसाब से। आप लोगों को नहीं, क्योंकि अंशदान दोनों ने बराबर किया, तो फिर ऐसा भेदभाव आपको लगता है क्यों हो रहा है? ये ईपीएफओ जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जिम्मे ये सौंपा गया था सामाजिक सुरक्षा, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को, सार्वजनिक उद्यम के, कल कारखानों के, निजी मीडिया कर्मी या स्कूल कॉलेज के, उन लोगों को, ये उनकी हठधर्मिता है। अपने तो हमारे पैसे से अपना सुविधा ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कहते हैं कि बजट नहीं है, पैसा कम पड़ रहा है, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसमें सत्यता कुछ और ही है। न ये लोग अपने कॉर्पस फंड का जांच करा रहे हैं, न कलम से ऑडिट करा रहे हैं। अरबों रुपया इनके पास फंड पड़ा हुआ है। ये चाहें इच्छा शक्ति बनाएं प्रधानमंत्री जी और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी, तो हम लोगों को पेंशन उसी जमा धनराशि से ये मिल सकती है। ये जो दोष है ये कहाँ है? आप ये ईपीएफओ को मान रहे हैं या सरकार को मान रहे हैं? नहीं, ईपीएफओ प्लस सरकार दोनों इसमें है पूर्ण रूप से। ये तब करेगा जब उसको निर्देश मिलेगा मंत्रालय से। लेकिन ईपीएफओ बार बार जो है रिपोर्ट लगा के नीचे से भेज देता है कि हमारे पास फंड नहीं है, जो कि गलत सूचना देते हैं। आप अपना ऑडिट नहीं करा रहे हैं, आप प्रॉफिट में हैं और आप कह रहे हैं कि हम घाटे में हैं। घाटा दिखा करके तमाम यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन की 22 चीनी मिलें बंद कर दी गई, यूपी एग्रो बंद कर दिया गया। जितने भी कल कारखाने थे, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, उनको घाटा दिखाकर बीआईएफआर में संदर्भित करके उनको सिक डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया। तो जब पीएफ ऑफिस घाटे में है और हमारी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा, नहीं मिनिमम पेंशन दे पा रहा, तो उसको भी ताला बंद कर दिया जाए। क्या जरूरत है उसकी? उसमें पैसा जमा ही नहीं होगा तो अपना कर्मचारी अपना भविष्य अपने आप देखेगा, आप देख लेगा और अपनी सामाजिक सुरक्षा स्वयं करेगा। जैसे आज 24% पैसा हम जमा कर रहे हैं, वो 24% पैसा हम एक खाता खोल करके स्वयं जमा कर ले, एम्प्लॉयर अपने अपने कर्मचारियों का, डाकखाने में या किसी बैंक में कहीं भी, तो ये समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। किसी बजट की, किसी फंड की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सरकार से हमारी मांग है आपके इस चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय पंचायत के, कि भाई ईपीएस 95 के जो पेंशनर्स हैं, इनका मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये की जो मांग की जा रही है, वो इनको तत्काल मंजूर किया जाए, प्लस डीए दिया जाए, ताकि महंगाई के हिसाब से वो पेंशन बढ़ती रहे। और इस विषम परिस्थितियों में हमारे पेंशनर्स मर रहे हैं और आत्मदाह के लिए तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र रावत जी ने रोका, नहीं तो बहुत से कर्मचारी आत्मदाह करने के लिए, इच्छा मृत्यु के लिए अपना ज्ञापन दे रहे हैं प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को कि हमें इच्छा मृत्यु का आप अनुमति दीजिए, हम लोग मर जाए, घुट घुट से जीने से अच्छा है कि मर जाए। 1,000 रुपये में क्या होना है? कोई भी आदमी, वो मंत्री विधायक जो मनसुख मांडविया जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, पति पत्नी का 1,000 रुपया में कोई खर्चा चला सकता है? असंभव है। तो यह तो मानवीयता के आधार पर भी देखें, नियम के अनुसार भी देखें, तो हम लोगों का मांग अपने जगह पर जायज है। जो वो नहीं पूरा कर रहे हैं ये गलत है। 9, 10, 11 को जंतर मंतर पर भारी आंदोलन है राष्ट्रव्यापी। सभी 27 प्रांतों से लोग वहाँ आ रहे हैं, यहाँ से भी 150-200 आदमी जा रहे हैं, वहाँ भाग लेंगे, अपनी बात को हम लोग रखेंगे ताकि हमारी मांग पूरी हो। न्यूनतम पेंशन 7.5 प्लस डीए प्लस मेडिकल सुविधा फ्री हमको दिया जाए। अभी वर्तमान की बात करें तो अपने बिजनौर में कितने पेंशनर्स होंगे, या पूरे भारत की बात करें तो टोटल कितने पेंशनर्स हैं? पूरे भारत में पेंशनर 78 लाख करीब 80,000 है। 78 लाख 80,000 पूरे भारत में जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, कल कारखाने हैं, रोडवेज परिवहन निगम है, कॉरपोरेशन है, आपका यूपी एग्रो आवश्यक वस्तु नहीं होती। यूपी का कोई आंकड़ा निकाला कभी? यूपी के पेंशनर या अपने बिजनौर जनपद का पेंशनर? बिजनौर की ना करके बल्कि यूपी की बात की जाए, क्योंकि अभी जैसे विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो सरकार कई बार चुनाव के समय ऐसे निर्णय ले लेती है कि कुछ जैसे आपकी मांग है, पेंशनर्स की मांग है किसकी, तो कहीं ना कहीं वो डर होता है कि ये लोग अगर नहीं निर्णय लिया तो ये लोग हमारे खिलाफ जा सकते, वोट बैंक खिसक जाएगा। अभी विधायक लोगों की विधवा पेंशन बढ़ाना था तो 25,000 रुपया योगी जी ने कर दिया, ताली बजा करके सबका। जैसे रामपाल भाई ने कहा कि वहाँ अपनी जब पेंशन बढ़ानी होगी, वेतन बढ़ाना होगा,
तो वो लोग सब एकजुट हो जाएंगे, चोर चोर मौसरे भाई सब मिल जाएंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल सब मिल जाएंगे और अपनी पेंशन बढ़ा लेंगे। लेकिन जो 35 साल 40 साल तक अपनी सेवा दिया, राष्ट्र के निर्माण में सरकार और समाज की सेवा किया और राष्ट्र के विकास में योगदान किया, उनके पेंशन के लिए वह टाल मटोल कर रहे हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी ये 7,500 रुपया प्लस डीए और मेडिकल मुफ्त सुविधा पति पत्नी को दिया जाए। अगर ये नहीं हो पाता अभी हाल फिलहाल में, तो क्या ऐसा कुछ आपका संघर्ष समिति जो है ऐसे इस पे विचार कर रही है कि चुनाव में कहीं ना कहीं इसका नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को? बिल्कुल। हमारे जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे आज की डेट में 9 करोड़ एम्प्लॉइज हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, जो मौजूदा हालत में हैं ऑल ओवर इंडिया, और जो रिटायर हो गए हैं वो 78,50,000 80,000 के लगभग हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो एक परिवार पर भी आप रख लीजिए तो कम से कम 5 आदमी होते हैं, तो कम से कम 45 करोड़ जनसंख्या आ जाएगी यदि हम मन बना लें कि नहीं हम सरकार को गिराएंगे। हम सरकार बना भी सकते हैं, हम गिरा भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों की बार बार यही मांग थी कि हम लोग प्रेम से, हम लोग वृद्ध हैं ना, हम लोग लड़ाई कर सकते हैं ना, झगड़ा कर सकते हैं ना, रास्ता रोको आंदोलन कर सकते हैं। हाँ, एक सौम्यता के साथ अपनी मांग को रख करके उनसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। उम्मीद है, आशा है कि इस 9, 10, 11 में जो राष्ट्रीय स्तर से मांग की जा रही है और सभी प्रांतों के हमारे EPS 95 के पेंशनर्स आए हैं वहाँ पर, उसमें कुछ निर्णय हो। यदि निर्णय नहीं होता है और हमारी मांगें नहीं सुनी जाती हैं तो फिर अब कोई और इससे बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन जो तहसील से लेके जिले स्तर तक सब जगह अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशन पर किया जाएगा। तो ये समस्या आपने सुनी, ये दर्द आप सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों का है, उन कर्मचारियों का जो निगम के तहत काम करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो निगम हैं, चाहे वो कल कारखाने हैं, रोडवेज परिवहन निगम है, या यूपी स्टेट एग्रो है, चीनी उद्योग है, मारुति या और भी इस तरह की औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, कल कारखाने हैं, उनमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा योगदान वहाँ दे चुके हैं। लेकिन आज ऐसी अवस्था में जब वो बुजुर्ग अवस्था में है और उनके पास आय के कोई और स्रोत नहीं है, परिवार भी अगर बच्चे हैं तो बच्चों के भी अपने खर्च होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो 1,000 रुपये में अपना जीवन यापन करने की स्थिति में नहीं है। और शायद इसीलिए वो एक संघर्ष कर रहे हैं पुरानी इस पेंशन को बढ़ाने के लिए कि कम से कम 7,500 तो कर दिया जाए और प्लस जो भी DA वगैरह है वो दे दिया जाए, ताकि हम एक सम्मानजनक जीवन जी सके। सम्मानजनक भी ना कहे तो इसको ये तो कह सकते हैं कम से कम एक खुशहाल जीवन तो जी सकें। घुट घुट के मरने से तो बेहतर है कि कम से कम 2 रोटी चैन से खाकर सो तो जाएं। लेकिन सरकार की समझ में अभी तक ये बात नहीं है। लगभग 4-5 साल से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं। क्या ये 2026 चल रहा है और अगली बार, क्योंकि चुनाव भले ही स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन जो अगला चुनाव जो भारत सरकार का बनाने के लिए होगा, अभी 2024 में हुआ, अगला जो 2029 में चुनाव होगा, क्या ये सरकार 2029 तक इस मांग को टरकाएगी या पहले ही समझ में कुछ आने वाला है कि हाँ ये जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं इनकी समस्या सही और इनको उस पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए? तो इस पे सरकार क्या निर्णय लेती है ये एक भविष्य बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, फिर कोई और मुद्दा लेकर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।